नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने सरकारी सेवा से वीआरएस लेने की घोषणा की। आनन फानन में केंद्र सरकार ने उनका वीआरएस मंजूर कर लिया। राजेश्वर सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी उन्हें सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। उनके नेतृत्व में ईडी ने कई जानी मानी हस्तियों पर छापे मारे थे। उन्होंने कई मामलों की जांच की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि राजेश्वर ने अपने कार्यकाल में कुछ नेताओं पर छापे मारे थे, क्या बीजेपी उन्हें टिकट इनाम में दे रही है? बता दें, ईडी में डेपुटेशन पर आने से पहले राजेश्वर 10 साल तक यूपी पुलिस की सेवा में रहे और ईडी में 14 साल गुजारे। अभी उनको सर्विस में 11 साल बचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को इस सीट के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां से नामांकन दाखिल नहीं किया। कांग्रेस ने करहल सीट पर पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने यहां से ज्ञानवती यादव को टिकट दिया था। मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार पर कथित तौर पर स्याही फेंकी गई। वो कांग्रेस प्रत्याशी सदफ जाफर का प्रचार करने गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कन्हैया पर स्याही फेंकने वाले देवांश वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताते हुए स्याही फेंकी थी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया यह स्याही नहीं बल्कि एक प्रकार का तेजाब था जो कन्हैया कुमार पर फेंका गया था, जो आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शहर में थे। बजट पेश होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज बजट में मोदी सरकार ने एमएसपी का बजट पिछले साल से काफी कम कर दिया। 2021-22 में एमएसपी पे खरीदी का बजट 2,48,000 करोड़ था, जो 2022-23 के बजट में घटकर 2,37,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, वो भी सिर्फ धान और गेहूं की खरीदी के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार दूसरे फसलों की एमएसपी पे खरीदी करना ही नहीं चाहती है। टिकैत ने कहा कि किसानों को बजट में सरकार ने भारी धोखा दिया है। किसानों की दोगुनी आय करने, सम्मान निधि, 2 करोड़ रोजगार, एमएसपी, खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक पर कोई राहत नहीं। एमएसपी पर फसल खरीद में, बजट एलोकेशन में फसलों में घाटा होगा। सरकार ने इस बार बजट में सब्सिडी पर बड़ी कटौती की है। खाद्य, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी के आवंटन में सरकार ने 26.6% की कमी की। प्रमुख राज्यों में चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले इस कदम से लोगों को आश्चर्य हुआ। बजट में वित्त वर्ष 2023 के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान है, जबकि फिलहाल ये 4,33,108 करोड़ रुपए है। ताज़ा बजट में सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी में कमी की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 23 के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो चालू वित्त वर्ष में 2.86 लाख करोड़ रुपए से 27% कम है। बता दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार 810 मिलियन से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम पर रियायती खाद्यान्न देता है। वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी वित्त वर्ष 2022 में 1.4 लाख करोड़ रुपए से 25% घटकर 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए पेट्रोलियम पर सब्सिडी को 11% कम करके 5,813 करोड़ रुपए कर दिया, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 6,517 करोड़ रुपए थी। हालांकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल भी की जाती है, लगातार महंगी हो रही है। इसके बावजूद सरकार बार बार कह चुकी है कि वो पेट्रोलियम सब्सिडी कम करना चाहती है। सरकार ने भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन में कटौती की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2023 के लिए 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में 98,000 करोड़ रुपए से 25% कम है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में वित्त वर्ष 2023 के लिए 68,000 करोड़ रुपए देकर थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले ये 67,500 करोड़ रुपए थे। बता दें, पीएम सम्मान निधि के जरिए सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए की सहायता राशि देती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज पेश किए गए बजट को अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट करार दिया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आज का बजट भाषण किसी वित्त मंत्री द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण था। गरीब शब्द पैराग्राफ 6 में केवल 2 बार आता है और हम वित्त मंत्री को ये याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग भी हैं। लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे। चिदम्बरम ने इसके साथ ही सब्सिडी में कटौती को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री गरीबों को भूल गई हैं, लेकिन गरीबों की याददाश्त बहुत लंबी होती है।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि मैं चकित स्तब्ध था कि वित्त मंत्री अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार कर रही थी। सरकार को लगता है कि वर्तमान पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं और जनता को अमृतकाल के उदय होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट को जीरो बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ है और ना ही मध्यम वर्ग के लिए। राहुल ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है और युवाओं, किसानों व एमएसएमई के लिए भी कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस बजट का 68% घरेलू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपनी रक्षा कंपनियों से सेना के सामान आदि खरीदेगा। डिफेंस कंपनियों में प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं। पिछले रक्षा बजट आवंटन का भारतीय सेना अभी तक 40%, वायुसेना 70% और नौसेना 90% पैसा खर्च कर पाई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनिश्ड गुड्स पर आयात शुल्क को व्यापक रूप से बढ़ाया, जबकि औद्योगिक इनपुट यानी इंडस्ट्रियल इनपुट्स पर शुल्क कम किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने एक बार फिर क्राउड सोर्सिंग सहित एक व्यापक परामर्श किया और इन परामर्शों के आधार पर 350 से अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एग्जेम्पशन के दायरे में लाया गया है। इसमें केमिकल्स, ड्रग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। स्टील सस्ती होगी। इसके अलावा बटन, जिपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा। कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल की तरह पेपरलेस फॉर्मेट में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक नौकरियां और अवसर को जन्म देगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। दोनों फसलों पर एमएसपी का यह भुगतान अगले वर्ष अप्रैल 2022 मार्च 2023 में किए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। इसके अलावा सीतारमण ने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 9 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 5 नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की। इसके साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। इसको ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का उपयोग कर बनाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। यहाँ अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।